पिछले वीडियोस में हमने दो मैपिंग टेक्निक स्टडी किए हैं, एक डायरेक्ट मैपिंग और दूसरी एसोसिएटिव मैपिंग। इस वीडियो में हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक स्टडी करेंगे। सेट एसोसिएटिव मैपिंग एक तीसरी मैपिंग टेक्निक होती है। डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक में किस लाइन में एक ब्लॉक मैप होगा उसका हमारा एक फॉर्मूला यूज हो रहा था। लाइन नंबर इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर मॉड्यूलस नंबर ऑफ लाइन्स इन द कैश। इससे क्या हो रहा था कि सपोज कैश के अंदर 4 लाइन्स हैं, L0, L1, L2, L3 और ब्लॉक्स हमारे 16 हैं, B0 से B15। तो हम L0 लाइन पे एक सेट ऑफ ब्लॉक्स को मैप करते थे, B0, B4, B8, B12। ये चारों के चारों ब्लॉक्स L0 लाइन पे मैप हो रहे थे। सपोज तो इसकी वजह से सपोज CPU को इन चारों ब्लॉक्स को एक सीक्वेंस में एक्सेस करना है। दिस मीन्स सपोज CPU को ब्लॉक 0 चाहिए, फिर ब्लॉक 4, फिर ब्लॉक 8, फिर ब्लॉक 12, देन अगेन ब्लॉक 4, ब्लॉक 8, ब्लॉक 0, ब्लॉक 12। इसके अंदर हमारी कैश मिसेस बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि B0 के लिए सपोज कैश एम्प्टी है पहले, तो सबसे पहले इसके लिए कैश मिस होगी B0 के लिए क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। फिर ब्लॉक 4 B0 की जगह मैप होगा, फिर कैश मिस होगी, फिर B8 B4 को रिप्लेस करेगा, B12 B8 को रिप्लेस करेगा, B4 फिर B12 को रिप्लेस करेगा, फिर B8 B4 को रिप्लेस करेगा, फिर B0 B8 को रिप्लेस करेगा। इसका मतलब है कि इन सब के लिए कैश मिसेस हो रही हैं, तो इसके अंदर कैश मिस रेट बहुत ज़्यादा है। ये एक डिसएडवांटेज होता है डायरेक्ट मैपिंग का। इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस मतलब सेम लाइन पे मल्टीपल ब्लॉक्स मैप हो सकते हैं मेन मेमोरी के, इसलिए सारे ब्लॉक्स के अंदर कन्फ्लिक्ट है कौन सा ब्लॉक मैप हो रखा है। डायरेक्ट मैपिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मिस इसलिए हो रहा था क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक सेम लाइन ऑफ द कैश में मैप हो रहे थे। अगर बाकी की कैश खाली है फिर भी B0, B4, B8, B12 ये सारे के सारे ब्लॉक्स लाइन L0 पे ही कॉपी होंगे। इसलिए अगर CPU को B0, B4, B8, B12 सीक्वेंस में चाहिए या फिर इनमें से कोई सा भी ब्लॉक फिर से चाहिए तो कैश मिस होगी उस ब्लॉक के लिए, क्योंकि इन चारों में से सिर्फ एक ही ब्लॉक प्रेजेंट हो सकता है लाइन कैश की लाइन के अंदर। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस था। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था डायरेक्ट मैपिंग का। एसोसिएटिव मैपिंग में कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं था क्योंकि कैश की कोई भी लाइन खाली होगी वहाँ पे ब्लॉक मैप हो सकता है। सपोज 4 लाइन्स है कैश की और चारों खाली हैं। B0 मैप हो जाएगा लाइन 0 में, B4 मैप हो जाएगा लाइन 2 में, B8 मैप हो जाएगा लाइन 3 में और B12 मैप हो जाएगा लाइन 4 में। अगर सीक्वेंस में CPU को ये चाहिए तो सारे के सारे कैश हिट्स होंगे इसके अंदर। तो एसोसिएटिव मैपिंग में ये एडवांटेज था। बट एसोसिएटिव मैपिंग का एक डिसएडवांटेज ये था कि अगर CPU ने कोई एड्रेस जनरेट किया किसी वर्ड का तो इस वर्ड को सारे के सारे ब्लॉक्स में सर्च किया जाता था कि ये किस ब्लॉक में है। डायरेक्ट मैपिंग में क्या था, हमें ये पता है कि एक ब्लॉक एक पर्टिकुलर लाइन पे ही मैप हो सकता है, तो हम सिर्फ उस लाइन में ही चेक करेंगे कि वो वर्ड है कि नहीं। क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग के अंदर जो एड्रेस होता था सपोज से 6 बिट्स का है तो 2 बिट्स होती थी लाइन नंबर बिट्स। ये लाइन नंबर बिट्स ये बताती हैं कि किस लाइन के अंदर हमें चेक करना है वो वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो उस लाइन के अंदर ही हम चेक करेंगे और टैग बिट्स कंपेयर करेंगे। एसोसिएटिव मैपिंग में हमें टैग बिट्स सारी की सारी लाइंस में कंपेयर करनी होती हैं कि ये किस लाइन के अंदर वर्ड प्रेजेंट है। किसी भी लाइन में प्रेजेंट हो सकता है वो वर्ड। तो इसलिए टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च द एलिमेंट इन द कैश इन एसोसिएटिव मैपिंग वो बहुत ज़्यादा होता है।
सो ये एक डिसएडवांटेज है एसोसिएटिव मैपिंग का कि टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च एन एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी की सारी लाइंस में वर्ड को सर्च करना पड़ रहा है। डायरेक्ट मैपिंग में इट इज़ ईजियर टू फाइंड द एलिमेंट। कैश मिस है या कैश हिट है वो पता लगाना ईजी होता है डायरेक्ट मैपिंग में। एसोसिएटिव मैपिंग में टाइम ज़्यादा लगता है एलिमेंट को सर्च करने में। डायरेक्ट मैपिंग में टाइम कम लगता है, पर डायरेक्ट मैपिंग में कॉन्फ्लिक्ट मिस बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो एसोसिएटिव मैपिंग में नहीं है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में डायरेक्ट मैपिंग भी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिव मैपिंग भी यूज़ हो रही है। डायरेक्ट मैपिंग कैसे यूज़ हो रही है? एसोसिएटिव मैपिंग में हम कैश मेमोरी की लाइंस को सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कैश मेमोरी को सेट 0 में, सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 8 कैश की लाइंस थी, 4 सेट्स में डिवाइड कर लिया। हर सेट में 2 लाइंस हैं। ये सेट 0 है, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है और ये सेट 4 है। तो 4 सेट्स में डिवाइड कर ली कैश की 8 लाइंस। तो सेट नंबर इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर मॉड्यूलस नंबर ऑफ सेट्स इन कैश। अब ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है, ये डायरेक्ट मैपिंग जैसा फॉर्मूला है। ये हमें ये बता रहा है कि सपोज से कोई ब्लॉक नंबर है B0, वो कौन से सेट में मैप होगा। सेट के अंदर 2 लाइन्स हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कौन से सेट में मैप होगा। वो सेम B0 मॉड्यूलस नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, 4, मतलब सेट नंबर 0 में मैप होगा। तो सेट नंबर 0 के अंदर L0 में मैप होगा या L1 में। अब डिसाइड करता है ये एसोसिएटिव मैपिंग। सेट के अंदर किस लाइन में मैप होगा वो एसोसिएटिव मैपिंग से चेक होगा। रैंडमली मैप हो जाएगा, जो भी लाइन खाली होगी रैंडमली उस लाइन के अंदर चला जाएगा। सो दिस इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सो ब्लॉक मैप्ड टू अ सेट, वो तो डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू। किस सेट में ब्लॉक मैप हो रहा है वो डायरेक्ट मैपिंग होगी। अब उस सेट में किस लाइन पे मैप हो रहा है वो एसोसिएटिव मैपिंग के थ्रू मैपिंग होगी। तो इसको हम कहते हैं सेट एसोसिएटिव मैपिंग। के वे सेट एसोसिएटिव, अगर के लाइंस हैं इन वन सेट तो हम कहते हैं के वे सेट एसोसिएटिव। पिछले एग्जाम्पल में 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग थी क्योंकि 2 लाइंस थी पर सेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 लाइंस हैं पर सेट। सेट 0 में L0 L1 है, सेट 1 में L2 L3 है, सेट 2 में L4 L5, सेट 3 में L6 L7। सो 2 लाइंस पर सेट, इसको हम कहते हैं 2 वे सेट एसोसिएटिव। एग्जाम्पल लेते हैं एक। सपोज मेन मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है 64 बाइट्स की, कैश साइज 32 बाइट्स है, ब्लॉक साइज 4 बाइट्स है। सेट का साइज दे रखा है हमें 2 वे सेट एसोसिएटिव, मतलब 2 लाइंस पर सेट है। अब इस डेटा के हिसाब से नंबर ऑफ लाइंस इन कैश कितनी होंगी। कैश का साइज 32 बाइट्स है और लाइन का साइज 4 बाइट्स का है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 8 लाइंस की कैश है। L0 से L7 ये कैश की लाइंस है। नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, 2 वे सेट एसोसिएटिव दे रखा है तो 8 लाइंस हैं कैश में, 8/2 4 सेट्स होंगे। हर एक सेट में 2 लाइंस होंगी। ये हमने सेट 0, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ड्रॉ कर लिया। अब हमसे बोला गया मेन मेमोरी में 15 ब्लॉक्स हैं, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं, क्योंकि हमें मेन मेमोरी का साइज दे रखा है 64 बाइट्स और ब्लॉक का साइज दे रखा है 4 बाइट्स। तो 64/4 करेंगे तो 16 ब्लॉक्स आ जाएंगे हमारे टोटल। तो 16 ब्लॉक्स हैं, 8 लाइंस हैं, 2 लाइंस पर सेट है, मतलब 4 सेट्स हैं। ये क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया। इसका मतलब है कि सपोज ये सेट 0 है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब 6 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है CPU, तो उसके अंदर 4 बिट्स का ब्लॉक नंबर होगा, 2 बिट्स का ऑफसेट होगा, क्योंकि 16 ब्लॉक्स है,
16 ब्लॉक्स मतलब 2⁴ is 16, तो 4 बिट्स का ब्लॉक नंबर होगा। अब इस ब्लॉक नंबर के अंदर 2 बिट्स का सेट नंबर होगा। जैसे हमने लाइन नंबर पढ़ा था डायरेक्ट मैपिंग में, सेट एसोसिएटिव में सेट नंबर होता है, तो 2 बिट्स का सेट नंबर मतलब 4 सेट्स, फिर 2 बिट्स का टैग। सो अगर एड्रेस है 0101 011011, तो ये लास्ट के 2 बिट्स ऑफसेट हो गए, बीच के 2 बिट्स सेट नंबर दिखाएंगे, मतलब सेट नंबर 2 है। पहले के 2 बिट्स टैग बिट्स होंगे, 01 हमारा टैग बिट्स है। अब हम ये देखेंगे कि ये एड्रेस प्रेजेंट है कैश में कि नहीं है। इसके लिए हम सेट नंबर 2 में जाएंगे। ये सेट नंबर 2 है। इसके अंदर हम चेक करते हैं टैग बिट्स क्या हैं। क्या सेट नंबर 2 के अंदर ये टैग बिट्स प्रेजेंट है? हम चेक करते हैं। सेट नंबर 2 में 00 है और एक 01 टैग बिट प्रेजेंट है। यहाँ पे चेक करेंगे तो यस, ये टैग बिट प्रेजेंट है 01, तो इट्स अ कैश हिट। अगर टैग बिट्स मिल जाते हैं उस सेट के अंदर तो कैश हिट हो जाता है। तो अब हमने ये देखा कि हमने ये जो टैग बिट्स कंपेयर किए हैं ये विद इन अ सेट किए हैं। एक सेट के अंदर जाके हमने सारी लाइंस इस सेट नंबर 2 के अंदर L4 और L5 के अंदर जो भी टैग्स थे उनके टैग्स को कंपेयर किया है विद द टैग बिट जनरेटेड बाय द CPU। तो yes, this word is present in the cache, it's a cache hit. Compare tag bits in address with tag bits in set 2. 01 is present in line 5, so cache hit. Suppose address generated होता 110001, तो set 0 में हम चेक करते, set 0 में चेक करते हैं कि tag bits 11 present हैं कि नहीं। set 0 के अंदर tag bits 10 और 00 present है, 11 present नहीं है, so it's a cache miss. So it is a cache miss. टैग बिट्स कंपेयर करनी है सेट के अंदर जाके। जैसे हम डायरेक्ट मैपिंग के अंदर लाइन के अंदर जाके टैग बिट्स कंपेयर कर रहे थे, यहाँ सेट के अंदर जाके हर लाइन की टैग बिट्स को जो CPU ने एड्रेस जनरेट किया है उसकी टैग बिट से कंपेयर करना है। अगर वो टैग बिट्स प्रेजेंट हैं तो उस सेट के अंदर तो वो कैश हिट है, नहीं तो कैश मिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी बाइट एड्रेसेबल दे रखी है 128 किलोबाइट्स की, कैश साइज दे रखा है 16 KB, ब्लॉक साइज दे रखा है 256 बाइट्स, 2 वे सेट एसोसिएटिव है, तो टैग बिट्स निकालनी है। टैग बिट्स कैसे निकाल सकते हैं हम? टैग बिट्स क्या होती हैं? एक वर्ड एड्रेस है टैग बिट्स सेट नंबर ऑफसेट, तो टैग बिट्स प्लस सेट नंबर होता है ब्लॉक नंबर बिट्स। तो अगर हमें ब्लॉक नंबर बिट्स पता चल गई तो उसमें से हम सेट नंबर बिट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टैग बिट्स। सो ब्लॉक नंबर बिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। सो पहले मेन मेमोरी हमें दे रखी है 128 बाइट्स की है, इसके अंदर 2⁻17 बाइट्स। मेन मेमोरी हमें दे रखी है 128 किलोबाइट्स, ये किलो है यहाँ पे, क्या आएगा किलोबाइट्स की है। 2⁻17 बाइट्स क्योंकि 1 KB होता है 2⁻10 बाइट्स और 128 होता है 2⁻7, तो 128 किलोबाइट्स हो गया 2⁻17 बाइट्स। इसका मतलब इसमें 2⁻17 वर्ड्स आ सकते हैं, मतलब टोटल एड्रेस 17 बिट्स का होगा। अब अगर हम ऑफसेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, वैसे ऑफसेट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है बट इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप ऑफसेट फाइंड आउट कर लो। ऑफसेट निकलेगा हमारा वर्ड की लोकेशन से, कितने वर्ड्स आ सकते हैं एक ब्लॉक में। तो ब्लॉक का साइज है 256 बाइट्स, 2⁸8 बाइट्स है, मतलब एक वर्ड 1 बाइट का है, तो 2⁸8 वर्ड्स आ सकते हैं ब्लॉक के अंदर। 8 बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट हुआ। अगर 8 बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट है तो टैग प्लस सेट नंबर 9 बिट्स का होगा। नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू
कैश साइज अपॉन लाइन साइज इंटू 1/2। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कितनी नंबर ऑफ लाइन्स आ सकती हैं कैश के अंदर, वो आएगा कैश साइज अपॉन लाइन साइज से, क्योंकि लाइन साइज ब्लॉक साइज के बराबर होता है। जितनी लाइन्स आ सकती हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो उतने सेट्स आ सकते हैं कैश में, क्योंकि 2 वे सेट एसोसिएटिव है, 2 लाइन्स पर सेट है। तो कैश साइज अपॉन लाइन साइज इंटू 1/2 नंबर ऑफ सेट्स आ गए। तो नंबर ऑफ सेट्स कितने हुए? 16 किलो बाइट्स डिवाइडेड बाय 256 बाइट्स, ये कैश का साइज था, 256 बाइट्स लाइन का साइज था, इंटू 1/2 किया तो आ गया 32। ये 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं, और 1 KB इज 2⁻10, तो 2⁴14, और 256 को हम 2⁸8 लिख सकते हैं, इंटू 1/2, तो 2⁵ आ गया आंसर। 32 सेट्स हैं टोटल, तो 5 बिट्स का सेट नंबर होगा। तो 5 बिट्स का सेट नंबर, 8 बिट्स का ऑफसेट, टोटल 17 बिट्स का एड्रेस था, तो 4 बिट्स का टैग होगा। आंसर आ गया। वैसे ऑफसेट नहीं भी कैलकुलेट करते तब भी आंसर आ जाता। जैसे मैंने बताया था कि हमें ब्लॉक नंबर बिट्स चाहिए थी, ब्लॉक नंबर बिट्स निकल जाती हमारी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक से। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम फाइंड आउट कर सकते थे मेन मेमोरी के साइज को ब्लॉक के साइज से डिवाइड करके। मेन मेमोरी का साइज दे रखा था 128 किलोबाइट्स, ये मेन मेमोरी का साइज था, और साइज ऑफ अ ब्लॉक था 256 बाइट्स, ये साइज ऑफ ब्लॉक है। तो दोनों को डिवाइड कर देते अगर हम, तो ये आता 2⁻17 डिवाइड बाई 2⁸8 2⁻9, यहीं से ही 9 बिट्स निकल जाता हमारा। ये जो 9 बिट्स था, तो 9 बिट्स का ब्लॉक नंबर, फिर ब्लॉक नंबर बिट्स निकल जाती 9 बिट्स ये, तो इसमें हम सेट नंबर निकाल लेते 5 बिट्स का, माइनस करें तो 4 बिट्स का टैग आ जाता। ऑफसेट की ज़रूरत ही ना पड़ती निकालने की, बट आपकी मर्जी है किस मेथड से कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मेन मेमोरी 32 GB की है, कैश का साइज 32 KB है, ब्लॉक साइज 1 KB है, 4 वे सेट एसोसिएटिव है, टैग बिट्स निकालनी है। इसके अंदर भी हम सेम चीज़ करेंगे, क्योंकि हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में मेन मेमोरी का साइज दे रखा था, कैश साइज दे रखा था, ब्लॉक साइज दे रखा था, और 2 वे सेट एसोसिएटिव लिखा है, यहाँ पे बस 4 वे सेट एसोसिएटिव है, टैग बिट्स पूछी हैं। तो इससे हम अगेन ब्लॉक नंबर बिट्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकल जाएंगे, उससे ब्लॉक नंबर बिट्स निकल जाएंगी। 2⁻n ब्लॉक्स हैं अगर मेन मेमोरी में, तो ब्लॉक नंबर बिट्स क्या होंगी? n बिट्स। इस कॉन्सेप्ट से हम ब्लॉक नंबर बिट्स निकाल सकते हैं। फिर हमें ये पता है कि कैश के अंदर लाइंस कितनी है, क्योंकि लाइन साइज इज इक्वल टू ब्लॉक साइज होता है, तो हमें कैश में लाइंस पता चल जाएंगी। कैश में लाइंस पता चल जाएंगी, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेट्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ सेट्स, क्योंकि 4 लाइंस पर सेट है, तो जितनी लाइंस आएंगी उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा सेट फाइंड आउट करने के लिए। फिर सेट नंबर बिट्स पता चल जाएंगी। टैग बिट्स क्या होंगी? टैग बिट्स इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर बिट्स माइनस सेट नंबर बिट्स, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? टैग बिट्स। आंसर आ जाएगा, आंसर है 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैश का साइज दे रखा है 512 किलोबाइट्स, ब्लॉक साइज है 1 किलोबाइट, टैग बिट 7 है, 8 वे सेट एसोसिएटिव है। मेन मेमोरी का साइज निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में टैग बिट्स निकालनी थी, इस क्वेश्चन में मेन मेमोरी का साइज निकालना है। यहाँ पे हमें कैश का साइज दे रखा है, ब्लॉक का साइज दे रखा है, टैग बिट्स दे रखी हैं, और ये भी बता रखा है कि कितने
के वे सेट एसोसिएटिव, मतलब के की वैल्यू 8 है, 8 लाइन्स पर सेट। तो जितनी लाइन्स आएंगी उसको 8 से डिवाइड कर दो तो सेट नंबर बिट्स निकल सकती हैं उससे। तो मेन मेमोरी का साइज पूछा हुआ है, तो मेन मेमोरी का साइज क्या होगा, आंसर भी दे रखा है 8 MB है आंसर इसका। सोल्यूशन देखते हैं। मेन मेमोरी का साइज क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू साइज ऑफ ब्लॉक। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकल सकते हैं, ब्लॉक नंबर बिट्स से निकल सकते हैं। ब्लॉक नंबर बिट्स क्या होती हैं, टैग बिट्स प्लस सेट नंबर बिट्स। टैग बिट्स कितनी गिवन है, 7। सेट नंबर बिट्स निकालते हैं। सेट नंबर बिट्स कैसे निकल सकती हैं, नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू कैश साइज अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स पर सेट इंटू 1 अपॉन लाइन साइज। मतलब नंबर ऑफ लाइन्स हमारी निकल गई, उसको हमने डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ लाइन्स पर सेट जो कि 8 है। तो कैश साइज कितना है, 512 KB डिवाइडेड बाय 1 KB। ब्लॉक साइज इज इक्वल टू लाइन साइज। इससे हमारी 512 लाइन्स निकल गई, 2⁻9 लाइन्स निकल गई, 2⁻9 इज इक्वल टू 512 होता है, डिवाइडेड बाय 2⁻3 तो 2⁻6 आ गया, मतलब 6 बिट्स का सेट नंबर है, 6 बिट सेट नंबर का आ गया। अब हमें 6 बिट सेट नंबर की यहाँ पे पता चल गई, तो हमें 7 बिट स्टैक की थी तो ब्लॉक नंबर बिट्स 13 आ गई। सो ब्लॉक नंबर बिट्स इज इक्वल टू 13। तो टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए, 2⁻13। मेन मेमोरी का कितना साइज होगा, एक ब्लॉक का साइज 1 किलोबाइट्स है, तो 2⁻13 ब्लॉक्स का साइज होगा 2⁻13 किलोबाइट्स। 2⁻13 किलोबाइट्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको मेगाबाइट्स में लिखना चाहें तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2⁻13 इंटू 2⁻10, क्योंकि 1 किलोबाइट इज 2⁻10 बाइट। तो ये 2⁻23 लिख सकते हैं हम इसको। 2⁻23 को हम लिख सकते हैं 2⁻3 इंटू 2⁻20 बाइट्स, और 2⁻20 बाइट्स क्या होता है, 1 मेगाबाइट। तो 8 MB आंसर आ गया। सो मेन मेमोरी का साइज इज 8 MB। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये फाइंड आउट कर लेते कि ये टैग होता है ना, ये सेट नंबर हो गया, ये ऑफसेट हो गया। अगर हम ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड एड्रेस की बिट्स फाइंड आउट कर लेते, वर्ड एड्रेस बिट्स, सपोज वर्ड एड्रेस बिट्स आती n, तो 2⁻n वर्ड्स आ सकते हैं मेन मेमोरी में, मतलब 2⁻n बाइट्स की मेन मेमोरी है, तो हमें मेन मेमोरी का साइज मिल जाता। तो टैग बिट्स हमें पता थी, सेट नंबर बिट्स भी निकाल ली, ऑफसेट बिट्स निकाल सकते थे हम। तो फिर हम ऐड कर देते तीनों को, तो उससे वर्ड एड्रेस बिट्स निकल जाती और मेन मेमोरी का साइज निकल जाता। तो ऑफसेट बिट्स निकल सकती थी हमारी अगर हमें ये पता होता कि कितनी वर्ड लोकेशंस हैं इन द ब्लॉक में, कितने वर्ड्स आ सकते हैं, एक वर्ड 1 बाइट का है, 2⁻10 वर्ड्स आ सकते हैं 1 किलोबाइट के ब्लॉक में, मतलब 10 बिट्स का ऑफसेट होता। तो इसका मतलब ये था कि 13 बिट्स ब्लॉक नंबर के और 10 बिट्स का ऑफसेट, तो 23 बिट्स का वर्ड एड्रेस है। सो 2⁻23 बाइट्स की मेन मेमोरी होती, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो दिस इज इक्वल टू 8 MB। हम ऑफसेट कैलकुलेट करके भी ये निकाल सकते थे। सो लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। मेन मेमोरी का साइज है 16 GB, ब्लॉक साइज है 4 KB, टैग बिट्स हैं 10, कैश साइज निकालना है। पिछले क्वेश्चन में मेन मेमोरी साइज था
इस क्वेश्चन में कैश साइज है, 4 वे सेट एसोसिएटिव है, मतलब 4 लाइन्स पर सेट है। इसका आंसर भी दे रखा है, 64 MB है कैश का साइज। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में 4 वे सेट एसोसिएटिव ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, 4 लाइन्स पर सेट इन कैश, मतलब अगर कैश का साइज कुछ भी हो सकता है रैंडमली, सो 4 लाइन से एक सेट फॉर्म होगा। ये सेट 0 है, फिर अगली 4 लाइन से सेट 1 फॉर्म होगा, फिर अगली 4 लाइन से सेट 2 एंड सो ऑन। अब हमें कैश का साइज फाइंड आउट करना है। सो कैश साइज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द कैश इनटू लाइन साइज, या इनटू ब्लॉक साइज, क्योंकि ब्लॉक साइज इक्वल टू लाइन साइज होता है। इससे हम कैश का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लॉक साइज हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कैसे निकल सकती हैं? अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सेट्स पता चल जाए तो इनटू 4 कर देंगे अगर हम, क्योंकि 4 लाइन्स पर सेट है, उससे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स मिल सकती हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ सेट्स फाइंड आउट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेट्स फाइंड आउट करने के लिए सेट नंबर बिट्स चाहिए। अगर सेट नंबर बिट्स n है तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स होंगे 2n। तो सेट नंबर बिट्स निकलेंगी ब्लॉक नंबर बिट्स माइनस टैग नंबर बिट्स। ब्लॉक नंबर बिट्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक नंबर बिट्स निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स से। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या है? मेन मेमोरी साइज अपॉन साइज ऑफ ब्लॉक। मेन मेमोरी साइज है 16 GB, साइज ऑफ ब्लॉक है 4 किलोबाइट्स। 1 GB is 2 raised power 30 bytes, 1 KB is 2 raised power 10 bytes। तो 16 GB को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 into 2 raised power 30, 2 raised power 34। 4 किलोबाइट्स को हम लिख सकते हैं 2 raised power 2 into 2 raised power 10, 2 raised to the power 12। दोनों को डिवाइड किया, 2 raised power 22 आया। 22 बिट्स का ब्लॉक नंबर है। अगर 22 बिट्स का ब्लॉक नंबर है और टैग बिट्स ऑलरेडी दे रखी हैं 10 बिट्स की हैं, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेट नंबर बिट्स होंगी 22 माइनस 10, ब्लॉक नंबर में से टैग बिट्स सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 बिट्स। सो टोटल नंबर ऑफ सेट्स क्या हो गए? 2 raised power 12। जितने सेट्स हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं, तो कितने लाइन्स आ जाएंगे? 2 raised power 12 सेट्स हैं इंटू 4 लाइन्स पर सेट, तो ये हमारी लाइन्स आ गई इन द कैश इससे। और ये लाइन साइज है, तो कैश का साइज मिल जाएगा हमको। सो 2 raised power 12 इंटू 2 raised power 2 इंटू 2 raised power 2 इंटू 2 raised power 10, ये 1 किलोबाइट है ना। सो 2 raised power 26 बाइट्स, दिस इज नथिंग बट 64 मेगाबाइट्स। 2 raised power 26 को हम लिख सकते हैं 2 raised power 6 इंटू 2 raised power 20। 2 raised power 20 बाइट्स होता है 1 मेगाबाइट, और 2 raised power 6 मतलब 64। तो 64 बाइट्स की मेन मेमोरी है, कैश मेमोरी है 64 मेगाबाइट्स की। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। इसको करने का एक और तरीका था, कैश साइज फाइंड आउट करना है तो अगेन यहाँ पे ऑफसेट लिख सकते थे, फिर यहाँ सेट नंबर बिट्स और यहाँ टैग बिट्स, तो ये वर्ड का एड्रेस होता है। हमें टैग बिट्स ऑलरेडी दे रखी हैं 10 है, सेट नंबर बिट्स निकालनी है, ऑफसेट भी निकाल सकते हैं हम। तो ऑफसेट कैसे निकलेगा? ऑफसेट निकालने के लिए हमें इतना पता है ब्लॉक का साइज 4 किलोबाइट्स है, तो कितनी वर्ड लोकेशंस होंगी? 4 किलोबाइट्स इज 2 raised to the power
12 बाइट्स, तो इसके अंदर 2^12 वर्ड्स आ सकते हैं। तो 12 बिट्स का ऑफसेट होगा। 12 बिट्स का ऑफसेट है, तो यहाँ हम 12 लिख देते हैं। क्योंकि 2^12 वर्ड्स आ सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर, तो ऑफसेट होगा 12 बिट्स का। अब हमें ये चीज़ पता है कि मेन मेमोरी का साइज है 16 GB। 16 GB का मतलब हम पूरा का पूरा वर्ड एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं कितने बिट्स का है। तो 16 GB पीछे हमने कैलकुलेट किया 2^34 बाइट्स है। इसका मतलब है कि वर्ड एड्रेस है 34 बिट्स का। जो ये है 2^n बाइट्स का अगर मेन मेमोरी है, तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है अगर, हमने यहाँ पे मेंशन हम कर देते हैं कि ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, मतलब 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 34 बिट्स का वर्ड एड्रेस होगा। तो 34 माइनस 12 माइनस 10 अगर हम करें तो क्या आ जाएगा? 34 माइनस 22, 12 बिट्स का सेट नंबर आ जाएगा। अगर आपको सेट नंबर पता चल गया है तो आपको नंबर ऑफ लाइंस पता चल जाएंगी, क्योंकि 4 लाइंस पर सेट है। लाइन पता चल जाएंगे टोटल लाइंस, तो लाइन साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैश साइज हमें मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो हाउ इट कैन बी डन। ओके, सो एसोसिएटिव मैपिंग में हम LRU और FIFO यूज़ करते थे, क्योंकि रैंडम मैपिंग होती थी, रैंडमली असाइन हो जाता था कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में। बट अगर कैश भरी हुई है तो किस ओल्ड ब्लॉक को रिप्लेस करेगा न्यू ब्लॉक, वो LRU और FIFO से पता चलता था, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी से। सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर भी यही दोनों पॉलिसीज यूज होती हैं LRU और FIFO, पर विद इन अ सेट। ये दोनों क्योंकि सेट एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर विद इन अ सेट ही रैंडम मैपिंग होती है। जो किस सेट में न्यू ब्लॉक जाएगा वो डायरेक्ट मैपिंग से होता है। तो सपोज से ये पूरी की पूरी कैश फिल्ड है, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ऐसे 4 लाइंस के अंदर फिल्ड है। अब एक ब्लॉक 4 आया, 16 ब्लॉक्स थे मेन मेमोरी में और 2 सेट्स हैं कैश के अंदर। तो किस लाइन के अंदर ये मैप होगा सेट एसोसिएटिव में? पहले तो हम देखेंगे किस सेट में ये जाएगा। तो ये सेट 0 है, L0 L1 वाला, L2 L3 वाला सेट 1 है। किस सेट में जाएगा वो डायरेक्ट मैपिंग से डिसाइड होगा। सो ब्लॉक 4 है, मॉड्यूलस नंबर ऑफ सेट्स हो गए 2, तो जाएगा सेट 0 में। सेट 0 में जाने वाला है ब्लॉक 4। अब सेट 0 में लाइन 0 पे जाएगा या लाइन 1 पे जाएगा, ये देखने के लिए हम LRU और FIFO को चेक करेंगे। अगर हम LRU यूज़ कर रहे हैं तो सेम जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक है वो रिप्लेस होगा। FIFO यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट इन जो सबसे पहले आया था B0 B1 में से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो विद इन अ सेट LRU और FIFO यूज़ होता है, बट कौन से सेट में जा रहे हैं वो ब्लॉक, उसमें हम डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मैपिंग की रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज़ करते हैं। सो सेट एसोसिएटिव मैपिंग में दोनों रिप्लेसमेंट पॉलिसीज यूज़ हो रही हैं, विद इन अ सेट LRU और FIFO, और किस सेट में वो ब्लॉक जा रहा है वो डायरेक्ट मैपिंग से डिसाइड हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, कैश की लाइन 16 है,
ब्लॉक रिक्वेस्ट हैं B0, B255, B23, B92, B155। LRU रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज हो रही है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब हम देखते हैं कि कैसे ब्लॉक्स मैप होंगे, कैसे ब्लॉक्स रिप्लेस होंगे। सो 4 सेट्स इसके अंदर वी हैव बीन टोल्ड कि 4 वे सेट एसोसिएटिव है, मतलब 4 लाइंस पर सेट है। तो 16 लाइंस हैं कैश में, तो 4 सेट्स होंगे इन टोटल, S0 to S4, S3, S0, S1, S2, S3, ये 4 सेट्स होंगे कैश के अंदर। और कैसे किसी सेट के अंदर कोई ब्लॉक जाएगा वो इस फॉर्मूले से डिसाइड होगा, डायरेक्ट मैपिंग वाले ब्लॉक नंबर मॉड्यूलस नंबर ऑफ सेट्स। सो हमने यहाँ पे 4 सेट्स ड्रॉ कर दिए हैं और ये कैश की लाइन्स है 16, L0 से L1, L2, L3, L4, L15 तक, और सेट 0, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं ब्लॉक 0। तो ब्लॉक 0, 0 मॉड्यूलस 4 होता है 0, तो सेट 0 के अंदर जाएगा। सेट 0 में ब्लॉक 0 यहाँ पे चला गया, क्योंकि सारी की सारी कैश लाइन्स पहले तो इनिशियली एम्प्टी थी कैश, तो लाइन 0 में मूव कर गया। फिर ब्लॉक नंबर 255 आया। ब्लॉक नंबर 255 कहाँ पे जाएगा? टू 255 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 3, तो सेट नंबर 3 में मूव कर गया। ये 3 आया तो सेट नंबर 3 में मूव करेगा। L12, L13, L14, L15 में कहाँ पे जाएगा? रैंडम मैपिंग, जो भी खाली होगी इसमें से, अभी तो इनिशियली सारी खाली थी, ये सब एम्प्टी था ना पहले, तो इसलिए हमने L12 में मूव करवा दिया ब्लॉक नंबर 255 को। अब L12 तो फिल्ड हो गया और बाकी सारी लाइंस अभी भी एम्प्टी हैं, ये सारी की सारी अभी एम्प्टी हैं, L13, L14, L15। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 कहाँ जाएगा? 1 मॉड्यूलस 4 सेट 1 में मूव करेगा। सेट 1 में जो भी लाइन खाली होगी वहाँ पे चला जाएगा। सो ब्लॉक नंबर 1 सेट 1 में लाइन 4 में मैप हो गया। फिर नेक्स्ट ब्लॉक आता है ब्लॉक नंबर 4। 4 मॉड्यूलस 4 0 होता है, तो सेट 0 में मैप होगा। जो भी लाइन खाली होगी सेट 0 में वहाँ पे ब्लॉक मूव कर जाएगा। सो लाइन 1 खाली थी तो ब्लॉक 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ब्लॉक 0 है, यहाँ ब्लॉक 4 है अभी। फिर हम चेक करते हैं ब्लॉक 3। 3 मॉड्यूलस 4 3 होता है, ये सेट 3 में मैप होगा। सेट 3 के अंदर ऑलरेडी ब्लॉक नंबर 255 प्रेजेंट है, बट ब्लॉक नंबर 255 ने जो लाइन ऑक्यूपाई की हुई है ब्लॉक नंबर 3, उसकी नेक्स्ट लाइन कैश की ऑक्यूपाई करेगा। सो ब्लॉक नंबर 3 लाइन 13 में मैप हो गया, लाइन 12 में ब्लॉक 255 था। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 8, तो 8 मॉड्यूलस 4 होता है 0, तो सेट 0 में मैप होगा। सेट 0 के अंदर ऑलरेडी कुछ ब्लॉक्स प्रेजेंट है, ब्लॉक नंबर 0 प्रेजेंट है, ब्लॉक नंबर 4 प्रेजेंट है। ब्लॉक नंबर 8 लाइन 2 में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ब्लॉक्स देखते हैं। ब्लॉक नंबर 133,
133 मॉडुलस 4 ये 1 होता है, तो ये सेट नंबर 1 में मैप हो जाएगा। सेट 1 में ऑलरेडी ब्लॉक नंबर 1 प्रेजेंट था, ब्लॉक 133 नेक्स्ट लाइन ऑक्यूपाई कर लेगा क्योंकि सारी लाइन्स अभी एम्प्टी थी। लाइन 5 में चला गया, ब्लॉक 159 मॉडुलस 4 कितना आएगा आंसर? 3। सो ब्लॉक नंबर 159 सेट 3 में मैप होगा। सो सेट 3 में ऑलरेडी ब्लॉक 255 प्रेजेंट है, ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 159 लाइन 14 में मैप हो जाएगा। नाउ ब्लॉक 216 मैप होगा लाइन 0 में, सेट 0 में, लाइन 3 में मैप होगा क्योंकि लाइन 0 में B0 प्रेजेंट है, लाइन 1 में B4, लाइन 2 में B8, तो लाइन 4 ही खाली बची थी सेट 0 में, तो ब्लॉक 216 लाइन 3 में मैप हो जाएगा। अब सेट 0 पूरा फिल्ड हो चुका है। ब्लॉक 219 वो सेट नंबर 3 में मैप होगा। सो ये सेट 3 ब्लॉक 219 सेट 3 में ऑलरेडी इसके अंदर 3 ब्लॉक्स प्रेजेंट थे, तो अब पूरा का पूरा सेट 3 भी फिल्ड हो गया, सेट 0 भी फिल्ड हो गया था, सेट 3 भी फिल्ड हो गया। अब हम देखते हैं ब्लॉक 63। ब्लॉक 63 कहाँ पे मूव करेगा, ये देखने के लिए हमें इतना पता है कि 63 मॉड्यूलस 4 वो होता है 3, मतलब सेट 3 में जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक 255 प्रेजेंट था, ब्लॉक 3 प्रेजेंट था, ब्लॉक 159 प्रेजेंट था, ब्लॉक 219 प्रेजेंट था। अब ब्लॉक 63 भी सेट 3 में जाना है, तो इन चारों ब्लॉक्स, क्योंकि हम LRU यूज़ कर रहे हैं, अब हम सीक्वेंस में जाके देखते हैं कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक कौन सा इन चारों में से। सो लेट अस गो टू द सीक्वेंस। सो इसको सेट 3 में मैप होना है। सेट 3 में ऑलरेडी 219 प्रेजेंट है, 159 प्रेजेंट है, ब्लॉक 3 प्रेजेंट है एंड ब्लॉक 255 प्रेजेंट है। तो ये चारों ब्लॉक्स में से कौन सा ब्लॉक रिप्लेस होगा? सेट ब्लॉक नंबर 255, क्योंकि इन चारों में से ये लीस्ट रिसेंटली यूज ब्लॉक है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले यही यूज हुआ था। सो ब्लॉक नंबर 63 ब्लॉक 255 को रिप्लेस करेगा। सो ब्लॉक नंबर 63 255 को रिप्लेस कर दिया। सो हियर इट इज ब्लॉक 63। अब ब्लॉक नंबर हम 8 देखेंगे, तो 8 मॉडुलस 4 इज 0, तो ब्लॉक नंबर 8 सेट 0 में मैप होगा। सेट 0 ऑलरेडी फिल्ड था, ब्लॉक 0 सेट 0 में प्रेजेंट था, ब्लॉक 4 सेट 0 में प्रेजेंट था, ब्लॉक 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट 0 में, और ब्लॉक नंबर 216। सो इट इज गोइंग टू बी अ कैश हिट, क्योंकि ब्लॉक 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द कैश, तो किसी भी ब्लॉक को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैश ब्लॉक नंबर 8। अब हम देखते हैं
ब्लॉक 48। अब ब्लॉक नंबर 48 भी सेट 0 में मैप होगा क्योंकि 48 मॉडुलस 4 इज 0, सेट 0 में मैप होगा। अब ये वाला ब्लॉक सेट 0 में प्रेजेंट है, 216 सेट 0 में प्रेजेंट है, ब्लॉक नंबर 4 सेट 0 में प्रेजेंट है और ब्लॉक नंबर 0 सेट 0 में प्रेजेंट है। ये चारों के चारों लाइंस फिल्ड हैं। अब LRU के अंदर हम इस सीक्वेंस को देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा ब्लॉक यूज हुआ था। ब्लॉक 0 यूज हुआ था, तो इसलिए ब्लॉक नंबर 48 ब्लॉक नंबर 0 को रिप्लेस कर देगा इन द कैश। सो ब्लॉक नंबर 48 ब्लॉक नंबर 0 को रिप्लेस कर देगा इन द कैश। फिर हम देखते हैं ब्लॉक नंबर 32 मॉडुलस 4 है 0, तो ये सेट 0 में मैप होगा। सेट 0 ऑलरेडी फिल्ड है, ब्लॉक नंबर 48 प्रेजेंट है, ब्लॉक नंबर 8 प्रेजेंट है, ब्लॉक 216 प्रेजेंट है और ब्लॉक 4 प्रेजेंट है। तो इनमें से लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक क्या है? ब्लॉक नंबर 4। तो ये हमारा ब्लॉक नंबर 4 को रिप्लेस कर देगा। तो इसीलिए ब्लॉक नंबर 32 ब्लॉक नंबर 4 की जगह मैप हो जाएगा। हियर यहाँ ब्लॉक नंबर 4 था, यहाँ ब्लॉक 32 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 73। ब्लॉक नंबर 73 मैप होगा सेट 1 में। सेट 1 में जगह अभी खाली है क्योंकि 2 लाइन्स एम्प्टी थी, लाइन 6 और लाइन 7। तो ब्लॉक नंबर 73 लाइन 6 में मैप हो गया। लाइन सेट 1 में लाइन 4 में ब्लॉक 1 प्रेजेंट था, लाइन 5 में ब्लॉक 133 प्रेजेंट था, तो लाइन 6 में मैप हो गया। किसी ब्लॉक को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्लॉक नंबर 92 ये मैप होगा टू सेट 0। तो सेट 0 में कहाँ पे मैप होगा ये हमें देखना है। सो दिस विल मैप टू सेट 0। इसके अंदर ऑलरेडी 32, 48, 8 और 216 ब्लॉक्स प्रेजेंट है सेट 0 में। इनमें से लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक 216 है। सो 92 will replace 216. So 92 replaces 216. आपको सीक्वेंस चेक करनी है, उस सीक्वेंस में सबसे पहले जो ब्लॉक आ रहा है उसे रिप्लेस करना है। सो 216, 8 अगर हम सीक्वेंस चेक करें यहाँ पे तो ब्लॉक नंबर 92 से पहले 4 ब्लॉक्स जो सेट 0 में है वो है 32, 48, 8 और 216। इन चारों में से 216 सबसे पहले आ रहा है सीक्वेंस में, तो इसे ही रिप्लेस करेंगे। यही लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक की रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। ब्लॉक नंबर 155 सेट 3 में मैप होगा। सेट 3 में कहाँ पे मैप होगा ये हमें देखना होगा, तो हम फिर से सीक्वेंस चेक करते हैं। सेट 3 में ऑलरेडी जो ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं वो हैं ब्लॉक नंबर 63, ब्लॉक 219, ब्लॉक 159 and wait a second, let us check, and block 3 and block 3। तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो इन चारों में से ब्लॉक 3, ब्लॉक 159, ब्लॉक 219, ब्लॉक 63 में से 3 को रिप्लेस करेगा ये, क्योंकि सीक्वेंस में सबसे पहले
कौन सा ब्लॉक आ रहा है? ब्लॉक 3 आ रहा है, तो 3 को रिप्लेस कर देगा। सो जो फाइनली CPU की तो फाइनली कैश के अंदर लाइन 0 में ब्लॉक 48 होगा, लाइन 1 में 32 ब्लॉक प्रेजेंट होगा, लाइन 2 में ब्लॉक 8, लाइन 3 में ब्लॉक 92, लाइन 4 में ब्लॉक 1, लाइन 5 में ब्लॉक 133, लाइन 6 में ब्लॉक 73, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9, लाइन 10, लाइन 11, लाइन 10, लाइन 11 एम्प्टी रहेंगी, लाइन 12 में ब्लॉक 63 प्रेजेंट होगा, लाइन 13 में ब्लॉक 155, लाइन 14 में 159 और लाइन 15 में ब्लॉक 219 प्रेजेंट होगा। कैश मिसेस अगर हमें चेक करनी है तो हम देख सकते हैं 16 कैश मिसेस होंगी आउट ऑफ 17 ब्लॉक रिक्वेस्ट्स, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि कैश एम्प्टी थी इनिशियली, द कैश इज एम्प्टी, तो ये हम मान के चल सकते हैं इनिशियली कैश इज एम्प्टी, तो जो भी नया ब्लॉक आएगा उसके लिए कैश मिस होने वाली है। तो जो भी नया ब्लॉक आएगा उसके लिए कैश मिस होने वाली है। सो कैश मिस ब्लॉक 0 के लिए होगी, ब्लॉक 255, ब्लॉक 1, ब्लॉक 4, ब्लॉक 3, ब्लॉक 8, ब्लॉक 133, 159, 216, 219, 63, इन सब के लिए कैश मिस होने वाली ये ब्लॉक सारे न्यू ब्लॉक्स हैं। फिर ब्लॉक 8 के लिए कैश हिट होगी क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर बाकी सब के लिए कैश मिस होने वाली है। सो देयर आर 16 कैश मिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cash misses out of 17 block requests. So cash miss rate is 16 upon 17 and cash hit rate is 1 minus 16 upon 17, 1 upon 17. अगर हम FIFO यूज करते तो फिर कैसे हम करते? FIFO में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी है, तो इनिशियली ब्लॉक नंबर 0 लाइन 0 में जाता, सेट 0 में, ब्लॉक नंबर 4 लाइन 1 में, ब्लॉक नंबर 8 लाइन 2 में, ब्लॉक नंबर 216 लाइन 3 में, ब्लॉक नंबर 1 लाइन 4 में, ब्लॉक नंबर 133 लाइन 5 में, ब्लॉक नंबर 73 लाइन 6 में, देन ब्लॉक नंबर 255 3, ये सब नॉर्मली ये साइन होते हैं, बट हमारा जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की होती। तो हमने देखा था LRU के अंदर ब्लॉक नंबर 92 ने ब्लॉक नंबर 216 को रिप्लेस किया था, क्योंकि जो सीक्वेंस में ब्लॉक नंबर 216 ब्लॉक नंबर 8 के पहले यूज हुआ था, बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी के हिसाब से ब्लॉक नंबर 8 कैश के अंदर सबसे पहले आ गया था, ब्लॉक नंबर 216 से पहले आ गया था, तो FIFO के हिसाब से ब्लॉक नंबर 92 ब्लॉक नंबर 8 को रिप्लेस करेगा, ना कि ब्लॉक नंबर 216 को। तो इसमें हमारा जो फाइनली कैश के अंदर जो ब्लॉक्स प्रेजेंट होंगे वो लाइन 0 में ब्लॉक 48, लाइन 1 में 32, लाइन 2 में ब्लॉक नंबर 92 प्रेजेंट होगा और लाइन 3 में 216 ब्लॉक प्रेजेंट होगा। जो अगर बाकी सारे ब्लॉक सेम है मैप्ड, आप चेक करके देख लीजिए। तो अगर हम LRU में देखें तो हमारा ब्लॉक नंबर, तो लाइन 2 में ब्लॉक 8 था और लाइन 3 में ब्लॉक 92 था, ये LRU पॉलिसी के हिसाब से। और FIFO के अंदर ब्लॉक 8 रिप्लेस हो चुका है बाय ब्लॉक 92 एंड ब्लॉक 216 अभी भी इन द कैश है। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें कितनी कैश मिसेस होंगी, कैश मिस रेट सेम आ रहा है एज 16 upon 17, कैश हिट रेट विल बी
1/17, 1 minus 16/17. सो इस वीडियो में हमने सेट एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ा है, जो डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग दोनों की टेक्निक्स को यूज़ करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ऑन सेट एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग के गेट क्वेश्चंस पोस्टेड हैं ऑलरेडी इन द कैश मेमोरी प्लेलिस्ट, आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो यू कैन राइट एन email at anshimagateseries@gmail.com. Thank you.